हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने ये अपना जो 6 चैप्टर है ये हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, इसमें अलग अलग टॉपिक्स थे। इसमें हम अगर बात करें टॉपिक्स की तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट। ओके, सबसे पहले हमने ये एक्सपेरिमेंट किए थे। फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें फैराडेज एंड लेंज लॉज को डिस्कस किया था। ठीक है, फैराडेज के 2 लॉज थे एंड लेंज का भी एक लॉ था। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बता रहा था। तो इन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके, और जो आपका लेंज लॉ था ये इसकी डायरेक्शन बता रहा था। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इन दोनों लॉज को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा E इक्वल्स टू डी माइनस डी फाई ओवर डी टी। ठीक है ना, तो ये अपने हमारा ये था सेकंड टॉपिक, ये था सेकंड डे पढ़ा था हमने। फिर इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था फैराडे एंड लेंज लॉ के बाद मोशनल ईएमएफ। ओके, मोशनल ईएमएफ। अब इस मोशनल ईएमएफ में हमने बहुत सारे क्वांटिटीज़ थी जो डिस्कस की थी, जिनमें से आप ये मान सकते हो, एक तो सबसे पहला तो ईएमएफ था ही कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है। फिर करंट इन दैट पर्टिकुलर लूप, जो लूप जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसमें करंट कितनी इंड्यूस्ड होगी वो भी हमने डिस्कस की थी इसी टॉपिक के अंदर। फिर फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दैट पर्टिकुलर आर्म। ओके, एंड फोर्स के बाद हमने किया था पावर। ठीक है, ये इतने सारे टॉपिक्स हमने इस मोशनल ईएमएफ के अंदर किए थे। और इसके बाद हमने किया था फ्लो ऑफ चार्ज इन मोशनल ईएमएफ। जो मोशनल ईएमएफ या कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है ना, उसके अंदर कितना चार्ज नेट फ्लो होता है वो भी हमने इसी टॉपिक के अंदर या इसी के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है ना, फिर इसके बाद हमने आगे डिस्कस किया था एडी करंट्स। एडी करंट्स भी एक अच्छा टॉपिक था, एक इजी टॉपिक था, तो इसको भी हमने डिस्कस किया था कि हाउ एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड हाउ वी कैन रिड्यूस एडी करंट्स। क्योंकि कभी ये इजी यूज़फुल होती है हमारे लिए, और बहुत बार ऐसा भी होता है जब ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती बल्कि हमारे लिए ये नुकसानदायक होती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नुकसानदायक ही होती है, अनडिज़ायरेबल होती है, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था एडी करंट्स के बाद सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? इनर्शिया ऑफ करंट, कि कोई करंट फ्लो हो रही है उसी के अंदर होने वाले ओपोजिशन को, जो करंट के वेरिएशन को जो चेंज करेगा उसको सेल्फ इंडक्टेंस करेंगे। ठीक है, करंट को जो ओपोज करेगा वो तो रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, लेकिन जो करंट में होने वाले चेंजेस को जो ओपोज करता है वो क्या होता है? इंडक्टेंस होती है। तो ये हमने डेराइव की थी, ये हमने डिस्कस की थी। इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होता है उसका फॉर्मूला डेराइव किया था। फिर इसकी वैल्यू क्या होती है सोलेनोइड के लिए, ये भी हमने डेराइव कर ली थी। फिर इसके बाद है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है ये आपको देखना है कि सेल्फ इंडक्टेंस है म्यूचुअल की, 2 अलग अलग कॉइल्स है, उनका एक के कारण दूसरे पे क्या इफेक्ट होता है और दूसरे के कारण फर्स्ट पे क्या इफेक्ट होता है। ये भी हमने यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले टॉपिक में ही डिस्कस किया था। ठीक है, M1 M2 M12 और M21, ये दोनों की वैल्यू क्या होती थी आपको पता है? M12 इक्वल्स टू M21। ये 2 कोएक्सियली एयर कोर्ड सोलेनॉइड्स के लिए हमने ये डेराइव किया था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने लास्ट जो टॉपिक था जो कल ही हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले लेक्चर में, वो था AC जनरेटर, कि हाउ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इज डेवलप्ड इन जनरेटर।
ओके ये हमने कल डिस्कस किया था लास्ट वाले लेक्चर में। तो ये सारे ही जो टॉपिक है आपको जो मैंने बताया यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। ये चैप्टर में केवल और केवल आपको एक टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से देखना पड़ेगा, लेंज लॉ को यहाँ पर। और लेंज लॉ के बाद हमने यहाँ पर एक और छोटा सा टॉपिक किया था, वो क्या था, राइट हैंड थंब रूल। ये किसका था, फ्लेमिंग्स का। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल भी हमने डिस्कस किया था इसी में, जो कि हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बता रहा था। बताया था ना, एक छोटी सी ट्रिक थी, मदर फादर एंड चाइल्ड, इस तरीके से, ठीक है, मोशन फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट। तो इस तरीके से आपको ये वाला पार्ट जो है अच्छे से तैयार करना है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेक्चर्स हमने इस टॉपिक के कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। हाँ, हमने एक ऐसा भी लेक्चर था जिसमें क्वेश्चंस भी किए थे, तो यहाँ पर ये 7 लेक्चर्स का पार्ट है। एक लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे, वो आपको देखना होगा। आज हम फिर से इस टॉपिक के कंप्लीट होने पर कुछ क्वेश्चंस करने की सोच रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इससे कि क्या है, आपका जो इतना कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर डेवलप किया है, ये सारा कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाएगा और फिर से आप इसको अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखो आप, ठीक है। और ये आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसका 7th क्वेश्चन है। आपके पास अगर बुक है तो आप उसको सामने लेकर बैठो, जिससे कि ये क्वेश्चन आप इजीली उसको देख पाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, a horizontal straight wire 10 meter long extending from east to west in falling with the speed of 5 meter per second, okay, at right angle to the horizontal component of Earth's magnetic field 0.30 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square. Then what is the instantaneous value of induced EMF in the wire? Second है, what is the direction of EMF? and third है, which end of the wire is higher potential? मतलब कौन सा एंड है जो हायर पोटेंशियल पे होगा। तो कहने का मतलब ये आप करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लोगे। करंट की जो डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन में लोअर पोटेंशियल होता है और जिधर से करंट स्टार्ट होती है वो हायर पोटेंशियल पे होता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सबसे पहले उस प्रॉब्लम को एनालाइज करो, उसको कम से कम अगर समझ में नहीं आए 2 से 3 बार उसको रीड करना है आपको, ठीक है। जैसे आप प्रॉब्लम रीड करोगे तो उसके साथ ही आपका आधा जो कॉन्सेप्ट, आधा काम आपका वहीं होगा। क्योंकि अगर एक बार प्रॉब्लम अच्छे से हमने डिज़ाइन कर ली है, अच्छे से हमने उसको रीड कर लिया, तो वो आगे आने वाले टाइम में हमेरी हेल्प करके हमें टाइम कंज्यूम करने से बचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या है, एक रॉड है, ठीक है, लेंथ इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है। ये आपको सबसे पहले ये वाला पार्ट करना है, गिवन जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, 10 मीटर लॉन्ग, नीचे की तरफ मूव कर रही है ये विद 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये लगातार नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है ना। और राइट एंगल मीन्स जो हॉरिजॉन्टल है उससे राइट एंगल पर ये लगातार वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, ओके। फिर इसके बाद है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी एच इज इक्वल्स टू 0.30 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है। मैं हॉरिजॉन्टल बी एच की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू है ये सब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप वो डायरेक्ट फॉर्मूला है ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए, तो आप लगाओ यहाँ पर सॉल्यूशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इज इक्वल्स टू बी एल वी, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एल फॉर लेंथ एंड वी फॉर वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द फॉलिंग वायर, ओके। अब यहाँ पर बी कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप इसको बी एच लगा दोगे, ठीक है। लेंथ 10 मीटर गिवन है,
v स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, ये वाली, ये जो 50 मीटर पर सेकेंड है ये v की वैल्यू है, ठीक है। तो तीनों वैल्यू आपके पास गिवन है, वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल्स टू BH 0.30 इंटू 10⁻⁻4 इंटू L मीन्स 10 मीटर एंड V फॉर 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे यदि आप, तो ये आ जाएगा 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 आ जाएगा इंटू 50 इंटू 10⁻⁻4, तो ये आ जाएगा 150 इंटू 10⁻⁻4, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट, ऐसे। इसको एक और, जैसे आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसको और एक छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये और भी आगे चेंज हो सकती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट। अब आपको पता है कि कहीं पर भी यदि 10⁻⁻3 आ जाता है तो उसको आप मिली में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 15 मिली वोल्ट। ओके, दिस इज आवर कंप्लीट आंसर। अब आपको आंसर ये भी मिल सकता है, अगर मान लो आपके पास यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आ जाए, तो ऑब्जेक्टिव में ये आंसर आपको इन दोनों में से कोई भी मिल सकता है। ये दोनों ही नहीं, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, ठीक है। चारों ऑप्शंस क्या है, ये वाले चारों जो आंसर है वो सही है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ EMF, EMF की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए आपको क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना है, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना है, तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा, ये नॉर्थ, ये ऊपर क्या हो गई, नॉर्थ हो गई, ये क्या हो गई, ईस्ट हो गई, ये वेस्ट, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी, ठीक है। वैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो नॉर्थ और साउथ को ऊपर और नीचे कंसिडर हम नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, क्योंकि नीचे की तरफ तो हमने वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुद मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम ये मान लेंगे कि जैसे मान लो ये अपना मार्कर है, तो इसमें इस डायरेक्शन में तो नॉर्थ हो जाएगी, आपकी तरफ हम साउथ कंसिडर कर लेते हैं, इधर हमारे पास क्या हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी, और मेरी तरफ या पीछे की तरफ क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास ये रोड है, ठीक है, ये वाली रोड कंसिडर कर लेते हैं, ये रोड अब नीचे की तरफ मूव कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा आपको। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या आता है, ये मोशन होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मोशन को डिनोट करेगा, तो मोशन कौन से है, नीचे वाली डायरेक्शन में, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा उसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल, ठीक है ना। क्योंकि आप ये आपको 5th चैप्टर में बताया हुआ है, तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, अपना जो हाथ है ना उसको हम ऐसे रखेंगे, जैसे ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, और ये थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये मोशन की डायरेक्शन तो नीचे होगी, ठीक है ना। और ये जो मेरी ये वाली जो इंडेक्स फिंगर है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मिडिल फिंगर क्या करेगी, करंट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये करंट को जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो इस करंट का रिप्रेजेंट कौन सी डायरेक्शन से है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ना, ये करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पर वेस्ट पॉइंट जो है, वेस्ट जो डायरेक्शन है वो हायर पोटेंशियल पे है, और जो ईस्ट है ये क्या है, लोअर पोटेंशियल पर है। तो आप ये कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे विल नॉट आस्क अबाउट योर डायरेक्शन ऑफ EMF, okay, instead they will ask about direction of current, then this is the direction of current also, okay। करंट की भी यही डायरेक्शन है, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि विच एंड ऑफ दिस वायर इज एट हायर पोटेंशियल, तो वेस्ट साइड, वेस्ट एंड ऑफ दिस वायर इज एट हायर पोटेंशियल एंड ईस्ट साइड ऑफ दिस वायर इज एट लोअर पोटेंशियल, ओके। तो दिस इज हाउ वी हैव completed our this question, and this is question number 6.7 in your NCERT, okay।
एंड नाउ वी विल कंप्लीट आवर सेकेंड क्वेश्चन। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखना है। सेकेंड क्वेश्चन इसका 8th क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, करंट इन सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 1 सेकेंड। इफ एन एवरेज EMF ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, देखो ये जो हमने लास्ट वाले टॉपिक जो करवाए ना आपका, ये उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन से ज़्यादातर, ये और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, और इसके अलावा जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो तो काफ़ी ईजी होंगे, वो तो और भी ज़्यादा आसान होंगे, ठीक है। ये 6.8 क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले ये देखो, करंट फॉल्स फ्रॉम कितना 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर, 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। देखो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है ना, वो दिया 5.0 एम्पियर। ओके, तो 5 एम्पियर और 5.0 एम्पियर में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं लिख दूं 5 एम्पियर और मैं लिख दूं 5.0 एम्पियर, इसमें क्या डिफरेंस होता है? इसमें आपको 11th क्लास को याद करना पड़ेगा। इसमें डिफरेंस होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली 1 है। इसका मीनिंग ये है कि ये वैल्यू एग्जैक्ट 5 अगर नहीं होती तो क्या होती है, 4 से लेकर 6 के बीच में वेरी करती है ये वैल्यू, ठीक है। और अगर मैं ये कह दूं ये 5.0 आपने लिख दिया, तो इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि ये वाली वैल्यू 4.9 से लेकर 5.1 तक वेरी करती है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट वाला जो डिजिट होता है ना, हमेशा ये क्या होता है, लास्ट वाला डिजिट अनसर्टेन होता है, और ये वाले जो डिजिट है ये सर्टेन डिजिट्स होते हैं। तो यहाँ पर तो लास्ट वाला डिजिट 5 ही है, यहाँ पर 0, तो ये 0 वाला क्या है, अनसर्टेन डिजिट है। तो ये इतना सा वेरिएशन है इसमें, देखो, और यहाँ पर इतना बड़ा वेरिएशन है, इसलिए दिस विल रिप्रेजेंट द एक्यूरेसी, प्रेसिजन ऑफ मेजरमेंट, नॉट एक्यूरेसी, प्रेसिजन ऑफ मेजरमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास यहाँ पर। तो करंट I1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये होगी I1 इक्वल्स टू 5 एम्पियर एंड I2 इक्वल्स टू 0 एम्पियर। दो अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स की आपके पास करंट आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कितने टाइम में, T इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, T इक्वल्स टू गिवन है यहाँ पे 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड के अंदर इतने करंट में वेरिएशन आ रहा है, और इंड्यूस्ड EMF दे रखा है, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट। एंड नाउ यू हैव टू एस्टिमेट अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉइल और दैट डिवाइस। ओके, तो सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर वैसे देखा जाए ना, तो जहां से आपने गिवन लिखा है वहीं से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन अलग होता है, वो रीडिंग का पार्ट है, गिवन लिखते ही आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हम यहां पर देख रहे हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस से EMF का। तो आप सेल्फ इंडक्टेंस फ्रॉम फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ क्या है, ये है E इक्वल्स टू L di/dt। ये होता है वैसे नेगेटिव, लेकिन अगर हम इसको मैग्नीट्यूड क्योंकि यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई है, अगर मैग्नीट्यूड गिवन होता दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं L di/dt, ठीक है। वेरिएशन इन करंट डिवाइडेड बाय वेरिएशन इन टाइम, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू L, ये तो आपके पास कैलकुलेट करना है L को, तो EMF की वैल्यू गिवन है, कितना है EMF 200 वोल्ट, तो आप इसको 200 वोल्ट से रिप्लेस कर देंगे। di फॉर I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन तो यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L I2 की वैल्यू है 5, I1 की वैल्यू है 0, और I2 इतने टाइम के अंदर ये डीके हो गया, डिक्रीज हो गई थी करंट, तो इसकी पूरी ओवरऑल वैल्यू आप एक साथ लिख दो,
और ये आ जाएगा 200। तो L इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है 200 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 5। ये आपके पास वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, सेल्फ इंडक्टेंस L की आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20/5, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप, और ये आ जाएगा 4 हेनरी। 4 हेनरी इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉइल। ठीक है ना, तो ये अपना एक और क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी इजी होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तब ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए, और जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी अपनी, उतनी ज़्यादा आप इसको अच्छे से ग्रैप्स कर पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग, नहीं ये नहीं है, ये है A pair of adjacent coil has a mutual inductance of 1.5 हेनरी। ओके, यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग कॉइल्स है और वहाँ पर आपको इन दोनों के बीच की म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस आप M21 लिखो या फिर M12 लिखो, एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम दोनों ही नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों को ही M कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है ना, M कंसिडर करेंगे, हमेशा याद रखना। तो ये आ गया M इज इक्वल्स टू कितना है 1.5 हेनरी, 1.5 हेनरी। देन इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर इन 5 seconds, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल। ठीक है, तो करंट जो है ना, एक कॉइल में करंट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से स्टार्ट करके 20 एम्पियर तक आ गई। यानी आप ये कह सकते हो I1 इक्वल्स टू 0 हो गया एंड I2 इक्वल्स टू 20 हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से हो गई। तो यहाँ पे और कितने सेकंड में, टाइम कितना कंज्यूम किया इसने, टाइम कंज्यूम किया है 0.5 सेकंड कंज्यूम किए हैं। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि जैसे ये एक कॉइल है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस कॉइल के लिए दी हुई है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, सेकंड वाली कॉइल में होने वाले चेंज इन फाई, चेंज इन फ्लक्स के बारे में डिस्कस करना है कि इस दौरान कितना फ्लक्स इसमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से फैराडे लो, फ्रॉम फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कह रहा है, फैराडे का सबसे पहला लॉ तो ये आता है डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, आप लिख दो इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स, क्योंकि ये भी तो फाइंड आउट करना है ना। गिवन क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखो इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि आपको ये फाइंड आउट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, आपको वैल्यूज गिवन है, तो आप इनको यूज करो। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का है बेटा, फाई नहीं है, तो E इज इक्वल्स टू माइनस एम डी आई ओवर डी टी, माइनस एम डी आई ओवर डी टी, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन दोनों क्या होंगे, जितना फ्लक्स में रेट ऑफ चेंज होगा उतना ही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो दोनों इक्वल होंगे। तो आप लिख दोगे माइनस डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एम डी आई ओवर डी टी। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब फ्लक्स कितना चेंज आएगा, ये देखो डी फाई इक्वल्स टू एम डी आई। देखो डी क्या होता है, डी भी एक वेरिएशन ही तो होता है, लेकिन बहुत स्मॉल वेरिएशन होता है, और यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लीट वैल्यूज दी हो तो हमारे पास उसको हम एक कंपेरेबल या एक बड़े वेरिएशन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वेरिएशन को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा फाई लिख सकते हो, और इधर क्या लिख सकते हो, एम इज इक्वल्स टू ये भी डेल्टा आई लिख सकते हो। ठीक है,
डेल्टा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आपको गिवन है 1.5, ये रहा देखो, ये रहा 1.5 गिवन है। करंट क्या हो जाएगी, I1 माइनस I2 की, या I2 माइनस I1 हो जाएगी, ये I2 माइनस I1। कितना वेरिएशन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो आप 1.5 इंटू I2 कितनी है 20 एम्पियर है, ठीक है, ये वाली 20 एम्पियर माइनस ये कितना है 0 है, तो ये आपके पास 0 आ गया। तो आपके पास वैल्यूज कितनी आ जाएगी 1.5 इंटू 20 मीन्स ये आपके पास 30 आ जाएगा। और 30 क्या है, ये फ्लक्स में वेरिएशन है। तो फ्लक्स में वेरिएशन जो होता है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। तो WVB या WB इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ फ्लक्स। ओके, तो इतना आपने ये 3 क्वेश्चन आज किए हैं और ये क्वेश्चन बहुत इजी भी हैं और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे आई होप। और आगे जितने भी क्वेश्चंस है वो आप एक बार खुद से सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बचे हुए क्वेश्चन है वो भी काफ़ी आसान ही है, वो आप सॉल्व करना। हमारा ये चैप्टर इतना ही है, अब कल से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। 7 चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट या AC। ओके, थैंक यू।